गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास जहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग रिवीजन भी करते रहिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग बस सुन रहे हैं और बात ख़त्म कर रहे हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पेज नंबर 207। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ पीपुल इन आवर कंट्री आर एबल टू पार्टिसिपेट। और हमारे देश में जितने भी सेक्शन के लोग हैं, सभी लोग जो हैं वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं दूसरे स्टेट दूसरे जगह जाके, तो जब इलेक्शन होती है तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। टीमिंग मिलियंस ऑफ इंडियंस who lived in villages are downtrodden and find it difficulties to make their voices heard in the working of the government। बहुत सारे गांव के में ऐसे लोग हैं, मिलियंस यानी लाखों लाख ऐसे लोग हैं गांव में जो अपनी बात अपनी समस्याएं गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा पाती हैं और उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है अपनी डिमांड को, अपनी वॉइसेस को आगे पहुंचाने में। During elections, all sorts of unfair means are adopted by candidates and their supporters। और इलेक्शन के टाइम में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो गलत सही रास्ते जो भी हैं वो सब अपनाते हैं। मनी पावर एंड मसल पावर आर यूज टू इन्फ्लुएंस वोटर्स। पैसे और ताकत दोनों लगा देते हैं कैंडिडेट इलेक्शन को किसी हाल में जीतने के लिए। The electronic media is limited to town and cities and is still out of reach for millions of poor people folk। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब एक दायरे में है। शहरी इलाके में इसका प्रभाव तो है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसका प्रभाव ना के बराबर है, जिसके कारण मिलियंस ऑफ पीपुल जो हैं गांव में रहने वाले उन तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं पहुंच पाती है। द इलिटरेट पीपुल कैन नॉट रीड न्यूज़पेपर। और अनपढ़ लोग जो हैं वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहाँ पहुंच नहीं पाती है। तो जो भी बातें हैं सरकार की, अच्छाइयाँ बुराइयाँ या कुछ भी, वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। वो इन्फॉर्मेशन गांव के वैसे लोगों तक नहीं जा पाती है। Exploited and deprived sections of society like member of the minority community, Dalits, Adivasis, women and other often organize into social movements to challenge the government। Exploited, जो exploited लोग होते हैं जिन पे अत्याचार हुआ रहता है, वैसे लोग जो हैं हमारे सोसाइटी के कौन से सेक्शन से आते हैं, जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आने वाले लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग, महिलाएं, ये सब जो है जो एक्सप्लॉइटेड सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन की शिकार होती हैं, ये लोग मिल के एक मूवमेंट, वुमेन एंड अदर ऑफन ऑर्गेनाइज इनटू सोशल मूवमेंट। ये लोग अपने ऑर्गेनाइज होके एक सोशल मूवमेंट करती हैं जो गवर्नमेंट को क्या करती है, चैलेंज करती है। गवर्नमेंट को चैलेंज करती है, एक मूवमेंट ये लोग तैयार करती हैं। ग्रेजुअली दीज मूवमेंट्स गेन पब्लिसिटी एंड पावर। और धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है वो पब्लिसिटी हासिल करती है, लोगों तक इनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है, क्यों ये लोग जो है सो मूवमेंट कर रहे हैं, क्या इनकी डिमांड है। A shining example is the नर्मदा बचाओ आंदोलन अंडर द लीडरशिप ऑफ मेघा पाटकर। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो किसके नेतृत्व में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो मेघा पाटकर। डिस्प्लेस पीजेंट्स एंड अदर हैव यूनाइटेड टू लॉन्च ए पावरफुल मूवमेंट। यानी डिस्प्लेस पीजेंट्स यानी पीजेंट्स मतलब होते हैं खेतीहर किसान जो हैं उनको अपने ज़मीन को छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ा था, तो ऐसे किसान मिल के जो है ये पावरफुल मूवमेंट को लॉन्च किए थे। इसमें क्या था, कहानी छोटा सा सुन लीजिए। इसमें नर्मदा नदी पे एक बांध बना दिया गया था, ठीक है, और वो बांध बनने के कारण बहुत सारे गांव उसमें समा गए थे। बहुत सारे गांव के मजदूरों को, वहाँ के रहने वाले किसानों को वो गांव खाली करना पड़ा था, और इसी के लिए ये मूवमेंट था। पीपुल आर द ट्रू वॉचडॉग ऑफ ए डेमोक्रेसी। जो लोग होते हैं वो
वॉच डॉग होते हैं डेमोक्रेसी के, यानी कुत्ते की तरह होते हैं, जो कुत्ते हमारी रखवाली करते हैं। They must remain alert and inserted in how the country is being run. They must remain alert. उन्हें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है और उनका इंटरेस्ट रहता है कैसे हमारा कंट्री रन करे अच्छे से। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए पीपुल ओपिनियन मस्ट बी इनलाइटेड एंड वेल इन्फॉर्म्ड। लोगों का मतलब डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए लोगों का जो ओपिनियन है, लोगों का जो सुझाव है, वो बहुत ज़रूरी है। सो वी शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, इसी के लिए हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। ट्राई टू स्टडी वेरियस पोस्टर एंड पैम्पलेट्स ऑन वॉल्स एंड पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पे जो पोस्टर और वॉल पे जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उसे हमें पढ़ना चाहिए। When a rally passes by, find out what the participants, their issues etc. जब भी कोई रैली होके चली जाए या रैली होए तो उसमें जो भी बातें उठ के आती हैं उसे भी हमें जानना चाहिए कि क्या इश्यूज हैं। देखिए, कन्फ्लिक्ट ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, यानी अब देखिए जो नदी के पानी के लेके जो डिस्प्यूट हुई थी या है, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, वो क्या है ये भी हमें पढ़ना है। तो कावेरी नदी है, कौन सी नदी? कावेरी नदी। तो इसी के पानी के लिए झगड़ा है दो स्टेट में। तो क्या है झगड़ा, इसके डिटेल्स देखते हैं। शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बाय डिफरेंट स्टेट इज द अनदर मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, यानी शेयरिंग, नदी के पानी का जो शेयरिंग है ये दो स्टेट के लिए झगड़ा का मेन जड़ है। यही मेन जो पॉइंट यहीं पे उठता है। एज अ रिवर ओरिजिनेट्स इन, फ्लो थ्रू एंड एंड्स इन डिफरेंट स्टेट, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि नदियां जहाँ से निकलती है वो कोई और स्टेट होता है, बहती है नीचे तक आती है वो कोई और स्टेट होता है, और लास्टली जहाँ सागर में मिल जाती है वो कोई और स्टेट होता है। यानी ओरिजिनेशन से उसका एंड पॉइंट तक जो भी उसका जर्नी होता है किसी नदी का, वो डिफरेंट स्टेट्स होके आता है। लेट्स डिस्कस द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये कावेरी वाटर का जो डिस्प्यूट है किन दो स्टेट के बीच में है? तो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। 2 डैम्स आर लोकेटेड ऑन द रिवर, 2 डैम बने हुए हैं इस नदी पे, कावेरी नदी पे। कृष्ण सागर डैम इन कर्नाटका एंड मैथ्यू डैम इन तमिलनाडु, यानी कर्नाटका से ये नदी निकलती है और तमिलनाडु में खत्म होती है। यानी कर्नाटका जहाँ से ये नदी निकलती है वहाँ पे एक बांध है कृष्ण सागर डैम, और मैथ्यू डैम तमिलनाडु में है। द वाटर इन द फॉर्मर डैम इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग ए vast stretch of cultivated land in Karnataka apart from being the main water source of Bengaluru। यानी कर्नाटका में जो कृष्ण सागर डैम है वो डैम के पानी जो है वहाँ के कर्नाटका स्टेट में जो खेत हैं उसमें सप्लाई होती थी, जिससे लोग जो हैं खेतीबाड़ी में उसका इरिगेशन में यूज़ करते थे, और जो पानी बचता था वो बेंगलुरु शहर में उसका इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ के इस्तेमाल के लिए वो मेन सोर्स था। The water in the latter dam is used to irrigate vast area of land in तमिलनाडु। और तमिलनाडु में जो मैथ्यू डैम है तो उसके पानी से भी वहाँ के तमिलनाडु के किसान जो हैं अपने ज़मीन का, अपने खेत को इरिगेट करते थे। द मैथ्यू डैम कैन बी फिल्ड अप ओनली इफ वाटर इज डिस्चार्ज फ्रॉम कृष्ण सागर डैम। अब देखिए, कर्नाटका से निकलती है और तमिलनाडु में जाती है। कर्नाटका में कृष्ण सागर डैम है, यानी पानी हमारा नदी जहाँ से निकल रहा है वहीं पे एक बांध कृष्ण सागर बांध है। तो वो बांध कृष्ण सागर बांध अगर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ेगा तो कैसे पानी पहुँचेगा यहाँ पे मैथ्यू डैम तमिलनाडु में? तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कर्नाटका वाला जो कृष्ण सागर डैम है उसके ऊपर। वो अगर ज़्यादा मात्रा में पानी छोड़ेगा तभी तो यहाँ मैथ्यू डैम जो तमिलनाडु में वहाँ तक पहुँचेगा, और वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं तो तमिलनाडु के किसान किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? यानी पानी को उसने रोक रखा है। कर्नाटका ने पानी को, नदी के पानी को, नदी की धारा को कृष्ण सागर बांध बना के उसने रोक रखा है, और आउटफ्लो को यानी उस बांध से आगे पानी की फ्लो को बहुत कम कर दिया है। यानी उसका मैक्सिमम पानी का यूज जो है कर्नाटका खुद कर लेता है। बोथ स्टेट्स नीड एज मच वाटर एज पॉसिबल। दोनों स्टेट्स, दोनों राज्य को जितनी हो सके उतनी पानी की आवश्यकता
है। दिस गेव राइज टू ए कन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ वाटर, और यही वो मुद्दा है जिसके कारण दोनों स्टेट जो है आपस में कन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, मतभेद, झगड़ा, लड़ाई। आपने देश सोच लिया ना क्यों? क्योंकि जहाँ से पानी निकलती है वहीं पे एक बांध बना हुआ है, तो उस नदी के पानी को रोक लिया वही। अब थोड़ा थोड़ा पानी वो छोड़ रहा है, तो आगे दूसरे स्टेट में क्या पानी पहुँचेगा? वो मैक्सिमम पानी का इस्तेमाल तो कर्नाटका कर रहा है, तो थोड़ा जो पानी बच रहा है वो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहा है। तो उसके स्टेट के जो किसान हैं वो परेशान हैं कि हमें नदी का पानी नहीं मिल रहा है, हम खेती कैसे करेंगे। तो देखा जाए तो ये नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। जितना कर्नाटका वाले इसका इस्तेमाल कर सकते थे उतना ही तमिलनाडु के लिए भी उतना ही उपयोगी है, लेकिन कर्नाटका में वो कृष्ण सागर बांध बना के सारे पानी को रोक लिया गया है, जिसके कारण तमिलनाडु के लोग उससे वंचित हो जा रहे हैं। आगे चलते हैं, देखिए द यूनियन गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैड टू स्टेप इन टू रिजॉल्व द इशू, दस डिस्प्यूट इज नॉट येट फुली रिजॉल्व्ड। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट को भी इस मैटर में हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन फिर भी ये मैटर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गन टू रिजॉल्व ए कन्फ्लिक्ट पीसफुली एंड एम्बिकली। यानी सौहार्दपूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी दो स्टेट या कहीं पे भी कुछ अगर कन्फ्लिक्ट हो तो उस कन्फ्लिक्ट को सुलझाएं, उसके मतभेद को दूर करें। किसके अकॉर्डिंग? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ के डिटेल्स दिए गए हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग वेरियस इशूज एंड मैटर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही डीपली, बहुत ही डिटेल में रूल्स और रेगुलेशंस वेरियस इशू एंड मैटर्स के बारे में दिए गए हैं, और हमारे केंद्रीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी डिस्प्यूट में उस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेना चाहिए। द कन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस आर रिसॉल्व बाय द गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ मेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट बॉडी विच इंटरप्ट्स द लॉ। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे इंडिया का सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय है, यानी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहीं बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है। तो ये जो होते हैं हाईएस्ट बॉडी होते हैं विच इंटरप्ट्स द लॉ, और लॉ में हस्तक्षेप या लॉ सही ढंग से फॉलो हो नहीं रहा है, कैसे फॉलो करवाएंगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट काम करता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास कल जो होगी वो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक बचा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग रिवीजन करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। मंडे को मैं फिर से एक छोटा सा टेस्ट लूँगा 20 मार्क्स के, वो रहेगा आपका